नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास जमीर का कैदी पार्ट 3। अवधूत गैरेज अंधेरी के इलाके में था। वो एक 2 मंजिला इमारत थी जिस पर रोलिंग शटर वाले फाटक के एन ऊपर बोर्ड लगा हुआ था, अवधूत गैरेज, रिपेयर और सर्विस के लिए 24 घंटे खुला, स्पेशल ब्रेकडाउन सर्विस। रात 11 बजे के करीब इनायत दफेदार ने इमारत के अहाते में कदम रखा, जिसमें कि कुछ कारें खड़ी थी। भीतर बहुत बड़ा हॉल था, जहां रात की उस घड़ी भी हर तरह का काम चल रहा था। हॉल के अग्रभाग में एक ऑफिस टेबल यूं लगी हुई थी कि उस पर बैठा शख्स वहां होते हर काम पर निगाह रख सकता था। उस टेबल पर अपनी आम पोशाक के ऊपर कॉटन का स्लेटी रंग का कोट पहने, जिसकी जेब पर रंगीन धागे से अवधूत गैरेज कड़ा हुआ था, अवधूत मौजूद था, जो कि दफेदार को मालूम था कि और किसी वक्त वहां मौजूद हो न हो, रात की उस घड़ी जरूर मौजूद होता था। दफेदार के एक कदम पीछे हैदर था, जो कि अपना हाथ अपनी पतलून की उस जेब में धंसाए था जिसमें की गन थी। हैदर हौले से खांसा तो अवधूत की तवज्जो आगंतुकों की तरफ हुई। कैसा है बिरादर? दफेदार बोला। बढ़िया, नेत्र सिकोड़े अवधूत बोला। मेरे को पहचाना? अरे क्या गजब करता है दफेदार, मैं तेरे को नहीं पहचानूंगा जो हमेशा बुरे वक्त की तरह आता है। हा हा हा, अभी कैसे आया? बोलेगा ना? बैठ। दफेदार उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। हैदर ने बैठने का उपक्रम न किया। वो पूर्वता जेब में हाथ डाले दफेदार की कुर्सी के पहलू में खड़ा रहा। कैसा चल रहा है? दफेदार बोला। गैरेज चौखा चल रहा है। तेरा इशारा अगर ऊपर के ठिये की बाबत है तो वो बंद है, भले ही ऊपर जाके तस्दीक कर ले। जरूरत नहीं, मेरे को तेरी जुबान पर 100% यकीन। अच्छा, कब से हो गया? हमेशा से ही है। वो तेरी मेहरबानी है मेरे ऊपर। अब बोल, कैसे आया? भाई का पैगाम लेकर आया। भाई का पैगाम लेकर आया? हाँ। अब भाई किधर रखा है? उधर ही, जिधर पहले रखा था। फेंक रहा है। भाई तो खल्लास है। कौन बोला? शहर का बच्चा बच्चा बोला। तू बच्चों की बात पर यकीन करता है? अरे अक्खा अंडरवर्ड बोला। सबके मगज में जाला। क्या मतलब है भाई तेरा? भाई दुबई में सही सलामत बैठेला है। बोले तो अभी बात कराऊं? फेंक रहा है। मैं कराता है। भाई को गोली नहीं लगी? लगी ना? फिर जिंदा कैसे है? भेजे में गोली लगी तो जिंदा कैसे है? क्योंकि भेजे में नहीं लगी, कंधे में लगी, गर्दन के करीब, नाजुक जगह पर लगी, इसलिए ठीक होने में टेम लगा। अभी एन फिट है। अवधूत के चेहरे पर विश्वास के भाव न आए। अच्छी खबर है, वो बोला। पर मेरे को क्या? भाई को है। क्या? तू जो जुआ घर चलाता है? नहीं चलाता। भाई को उसकी कमाई में हिस्सा मांगता है। अरे नहीं चलाता भाई, ऊपर खुफिया जगह पर मेजनीन फ्लोर पर चलाता था, मन बंद कर दिया। क्यों? बहुत सख्ती है। वो तो पहले भी थी, पर तू तो रेगुलर हफ्ता देता है। अभी लोचा है। मेरे को लोकल थाने से वार्निंग, ठिया नहीं चलाने का। इसलिए तूने बंद कर दिया? हाँ। हमेशा के लिए? हाँ। इधर से? किधर से भी? इधर से बंद कर दिया। इस वास्ते बंद कर दिया क्योंकि जफर सुल्तान और ख्वाजा की फिराक में मैं इधर पहुंच गया था। ऊपर मैं तेरे कस्टमर लोगों के सामने जफर को शूट किया। ख्वाजा भाग गया, पर बाद में उसको भी ठोका। तेरे कस्टमर लोग भड़क गए। तेरे ठिये की साख बिगड़ गई। इस वास्ते अवधूत, इस वास्ते वो तेरे को ऊपर से बंद करना पड़ा। अगर तू समझता है कि मेरे को तेरे नवे ठिये की खबर नहीं है तो तेरी समझ में लोचा। मेरा कोई नया ठिया नहीं है। मैं अब उस धंधे में नहीं हूं, क्योंकि तेरी वजह से मेरा धंधा चौपट हुआ। तेरे को मालूम होना चाहिए, ऐसा जो धंधा एक बार चौपट हो जाता है वो फिर सेट नहीं होता। सेट करने वाला अवधूत हो तो होता है, नहीं होता। तू समझता है तूने अपने खुफिया धंधे को और खुफिया कर लिया, नए ठिये को और खुफिया कर लिया, उसे यहाँ से 15 किलोमीटर दूर ले गया, इसलिए तेरी ताक में रहकर किसी को उसकी खबर नहीं लगने वाली। ऐसी समझता है ना? दफेदार ने ठिठक कर कुछ क्षण अपलक उसे देखा,
और फिर बोला, पण 15 किलोमीटर दूर किधर ले गया? वो तो इधर ही है। क्या? इसी सड़क के नुक्कड़ पर जो इमारत है उसके टॉप फ्लोर पर है। पीछू में लिफ्ट है जो सीधे टॉप फ्लोर पर जाती है। बंडल, अभी तेरा कस्टमर लोग अपनी कार पर इधर आता है। कार इधर बाहर कंपाउंड में खड़ा करता है। तेरी उस बंद वैन में बैठता है जिसके आगे पीछू आजू बाजू पर्दे हैं जिनसे कोई बाहर नहीं झांक सकता। तेरा ड्राइवर कस्टमर को 15 किलोमीटर का राउंड देता है और इधर ही नुक्कड़ वाली इमारत के बैक में लाकर वैन खड़ा करता है। कस्टमर सोचता है ठिया अंधेरी से 15 किलोमीटर दूर, पर वो इधर ही एन तेरा नाक के नीचे, तेरा सुपरविजन में। तेरी इस नई स्कीम की वजह से तू सिर्फ तेरा ठिया से, तेरा कस्टमर से। अभी बोल कि मैं गलत बोला? हाँ, अब दूध दिलेरी से बोला, ऐसा कुछ नहीं है। जो दिया तेरे को गलत खबर दिया, फट्टा मारा। मैं पहले ही बोला, फिर बोलता है मैं अब उस धंधे में नहीं है। दफेदार ने एक फरमाइशी आह भरी और फिर बोला, मेरे को तेरे से यही जवाब की उम्मीद थी। यही सही जवाब है। मेरे को तेरा जवाब कबूल। अभी खाली एक काम कर, फिर मैं जाता है। क्या करूं? एक छोटा सा काम कर। अरे क्या? अपने नवे ठिये पर एक फोन लगा। किस वास्ते? ये मालूम करने के वास्ते कि उधर कैसा चल रहा है। अरे कोई ठिया हो तो फोन लगाऊं? लगा। बाद में लगाएगा तो मैं इधर नहीं होऊंगा। फिर तेरे को मेरे को ढूंढना पड़ेगा, जो कि डिफिकल्ट काम। मैं अभी इधर है। इस बात का फायदा उठा। अब्दू दफेदार के स्वर की दृढ़ता और उग्रता से प्रभावित हुए बिना न रह सका। उसने जेब से मोबाइल निकालकर उस पर एक नंबर पंच किया, फिर उसे कान से लगाया और संपर्क स्थापित होने की प्रतीक्षा करने लगा। खाली एक भेड़ू उधर सलामत छोड़ा, दफेदार धीरे से बोला, ताकि तेरा फोन पहुंचने पर वो तेरे से बात कर सके। अभी बोलेगा। अवधूत ने हाथ उठाकर उसे चुप रहने का इशारा किया। दफेदार खामोश हो गया। अवधूत दूसरी ओर से आती आवाज सुनने लगा। ज्यों-ज्यों वो सुनता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता रहा। आखिर में जब उसने मोबाइल कान से हटाया, उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था। ये बड़ी मुश्किल से फुसफुसाता सा वो बोल पाया। ये क्या किया? सब फोड़ दिया, दफेदार बोला। कुछ साबुत ना छोड़ा, ना ठिया ना ठिये वाले। फिर भी तेरा लिहाज किया कि तेरे कस्टमर लोगों को बख्श दिया। कि क्यों क्यों किया ये जुल्म? मैं किधर किया? जो किया तो खुद किया। कैसा ऊंचा उड़ता था जब बोलता था। कोई ठिया नहीं, कोई धंधा नहीं, खाली पीली फट्टा मारा। अभी कैसा है? पांव जमीन पर है या नहीं? पाताल में है। बढ़िया। तो अभी क्या बोलता है? मैं अब क्या बोलूंगा? बोलने का तो अब तेरे को है। ठीक है, तो मैं ही बोलता है। अभी पहले तो ये बोल कि तू भाई के साथ है या नहीं। अगर भाई जिंदा है तो? अगर लगाए बिना बोल। मैं भाई के साथ हूं, लेकिन अगर का माकिफ लेकिन भी नहीं मांगता। दफेदार, खुदा के वास्ते सच बता, भाई जिंदा है? मैं तेरे वास्ते बताता है ना, भाई जिंदा है और अपने दुश्मनों की खबर लेने के लिए बहुत जल्द वापस मुंबई में होगा। कैसे बच गया? क्या मतलब? हर कोई बोलता है सोहल ने उसे शूट किया, माथे में गोली मारी, भेजा उड़ा दिया। रात का वाकया था, इसलिए उसने समझा ऐसा। असल में गोली कंधे में लगी, गर्दन के पास। उसको खबर न हुई, जो कि अच्छा हुआ, वरना वो और गोलियां चलाता। उसने भाई को मरा जाना, लेकिन भाई बच गया। अभी देखना, बहुत जल्द तेरे को खबर लगेगी कि सोहल भाई के हाथों कुत्ते की मौत मारा गया। अवधूत के चेहरे पर आश्वासन के भाव न आए। अभी तेरे को, दफेदार कर्कश स्वर में बोला, यकीन आया या नहीं कि भाई सलामत है, या अभी भी भेजे में जाला? यकीन आया। ये यकीन अब तूने और लोगों को भी दिलाना है। मैंने? मैंने? हाँ तूने। किन लोगों को? जो भाई को खल्लास बोलते हैं। कोई मेरी बात का यकीन करेगा? तूने मेरी बात का यकीन किया कि नहीं किया? किया। फर्जी यकीन किया? नहीं। तो जैसे तूने यकीन किया वैसे कोई और क्यों नहीं करेगा?
ठीक, साथ में अपने ठिये की बर्बादी की मिसाल देगा तो क्यों नहीं करेगा? कोई वजह नहीं। यानी कि करेगा? हाँ, बढ़िया। अभी मैं जाता है। कल सुबह ये दफेदार ने अपने पहलू में खड़े हैदर की तरफ इशारा किया। इधर आएगा। इसको 10 पेटी देने का है। क्या? 10 पेटी बोला मैं। देने का है। मगज का माफिक कान में भी चला। लेकिन धंधा तो उजड़ गया। इसी वास्ते 10 पेटी, वरना 50, 60, 70 खोखा। क्या? ठीक है, धंधा मेरे को मालूम तो फिर खड़ा कर लेगा। उसके बाद रेगुलर 10 पेटी महाना। बरोबर? मरता क्या ना करता के अंदाज से अवधूत ने सहमति में सिर हिलाया। बढ़िया। दफेदार उठता हुआ बोला, भाई सुनेगा तो खुश होगा, तेरे को शाबाशी देगा। भाई? और कौन? कैसे? दुबई से फोन लगाएगा ना? ओह, अभी जाता है, तेरे को शब्बा खैर बोल के। बुधवार 23 दिसंबर, मुंबई, खैरगढ़, राजनगर, सुनामपुर। सुबह सवेरे एक छोटे से एयर बैग में अपना जरूरी सामान भर के जगमोहन अपनी कोठी से निकला और पैदल चलता खैरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचा। एक तो अभी सवेरा ही हुआ था, ऊपर से वो पैदल चल रहा था, इसलिए उसके पीछे जो आदमी लगा हुआ था उसका उसकी निगाहों से छुपा रहना मुमकिन नहीं था। वो वही आदमी था जिसे राजनगर में भी वो हमेशा अपने पीछे लगा पाता था और जिसकी बाबत वो पता लगा चुका था कि वो किशोर लाल नाम का पुलिसिया था। कुत्ता, बड़े कुत्ते का मातहत छोटा कुत्ता। सुनामपुर तक का टिकट उसने पहले से लिया हुआ था, जहां पहुंचने के लिए राजनगर से उसने दूसरी ट्रेन पर सवार होना था। खैरगढ़ से वो जिस गाड़ी पर सवार हुआ था वो ट्रंक रूट की थी, जबकि सुनामपुर वाली लाइन एक ब्रांच लाइन थी जिसका जंक्शन राजनगर था। पीछे लगे पुलिसिये से पूरी तरह से बेपरवाह वो राजनगर पहुंचा। सुनामपुर जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म पर लगी खड़ी थी, लेकिन उसकी रवानगी के वक्त में अभी 25 मिनट बाकी थे। वो स्टेशन से बाहर निकला। थोड़ा आगे उसका देखा भाला एक रेस्टोरेंट था जिसमें वो सुबह की ट्रेन से राजनगर आता था तो ब्रेकफास्ट जरूर करता था। ये उसकी ऐसी रूटीन थी जिससे उसके पीछे लगा पुलिसिया भी वाकिफ था। वो रेस्टोरेंट में हॉल के मध्य में लगी एक खाली टेबल पर जाकर बैठा। उसको पहचानने वाला एक वेटर करीब आया तो उसने उसे पहले कॉर्नफ्लेक और दूध लाने को बोला। कॉर्नफ्लेक और दूध का आनंद लेते उसने एक बार सिर उठाया तो पुलिसिये किशोर लाल को दरवाजे के करीब की एक टेबल पर बैठे चाय चुसकते पाया। अपने सब्जेक्ट के मामले में वो पूरी तरह से निश्चिंत था, क्योंकि उस रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट की उसकी स्थापित रूटीन से वो परिचित था। 5 मिनट बाद जगमोहन ने ऑमलेट, बटर टोस्ट, ऑरेंज जूस और चाय का ऑर्डर दिया। वो सब सामान उसकी टेबल पर पहुंच गया तो उसने अपने लिए एक चाय का कप तैयार किया। उसने चाय का एक घूंट पिया और एकाएक उठ खड़ा हुआ। परे बैठा किशोर लाल सकपकाया। ब्रेकफास्ट छोड़कर कहाँ जा रहा था? लेकिन जब उसने उसे पिछवाड़े के उस दरवाजे की तरफ बढ़ते देखा जिसके ऊपर टॉयलेट का नियॉन साइन चमक रहा था, तो उसने अपने शरीर को वापस कुर्सी पर ढीला छोड़ दिया। टॉयलेट में जा रहा था। जगमोहन पिछवाड़े का दरवाजा खोलकर आगे के गलियारे में पहुंचा तो वहां उसे अपना वेटर मिल गया। मैं तेरी ही तलाश में निकला था, वो सहज भाव से बोला। यस सर, वेटर बोला। मेरे को कहीं पहुंचने की जल्दी है, मेरा बिल मेरे को यहीं दे। ब्रेकफास्ट कर लिया सर? कुछ कर लिया, कुछ अभी कर लूंगा, पर तू बिल दे मेरे को। वेटर ने बिल पेश किया, 135 रुपए। जगमोहन ने उसे 150 रुपए सौंपे और टॉयलेट में दाखिल हो गया। आगे बढ़ने की जगह वो दरवाजे पर ही ठिठक गया और दरवाजे में बने शीशे के झरोखे में से बाहर गलियारे में झांकने लगा। ज्यों ही उसने वेटर को हॉल में जाते देखा, वो बाहर गलियारे में निकला और पिछवाड़े के रास्ते से रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। पिछवाड़े की गली में वो काफी आगे निकल आया तो उसने स्टेशन का रुख किया। पीछे रेस्टोरेंट में बैठा सिपाही जगमोहन के टॉयलेट से लौटने का इंतजार करता रहा, जिसका कि ब्रेकफास्ट ठंडा हो रहा था। स्टेशन के भीतर जगमोहन जिस वक्त अपने प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उस वक्त उसकी गाड़ी रफ्तार पकड़ने की तैयारी में रेंग रही थी। हैदर होटल सी व्यू में पहुंचा। उस घड़ी वो सिल्क की नीली कमीज, काली पतलून
और सफेद जैकेट में बड़ा संभ्रांत व्यक्ति लग रहा था। वो लॉबी में मौजूद रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और एक टेबल पर जा बैठा। तत्काल काले कोट वाला एक स्टीवर्ड उसके समीप पहुंचा। ऑर्डर अभी नहीं, हैदर बोला। पहले मेरे को शोहाब से मिलने का है। स्टीवर्ड ने अपलक उसकी तरफ देखा। शोहाब, हैदर ने दोहराया। शोहाब अली, शोहाब अली खान बोला मैं। वो तो मैंने सुना सर, स्टीवर्ड नकली अदब दिखाता बोला, लेकिन आपको रिसेप्शन पर जाकर ऐसा बोलना चाहिए था। शोहाब मेरे को इधर आने को बोला। शोहाब साहब ने खुद आपको ऐसा बोला? हाँ। क्या नाम बोला आपने अपना? अभी नहीं बोला, अभी बोलता है। हैदर नाम है मेरा। साहब आपको जानते हैं? खूब अच्छी तरह से। मैं देखता हूँ, शुक्रिया। 5 मिनट बाद शोहाब वहां पहुंचा। ये क्या तमाशा है? वो सख्ती से बोला। इधर कैसे पहुंच गया? बाप, 1 मिनट बैठ। लेकिन बाप, मैं तेरी गाय, मैं तेरी भेड़, भले ही अभी जिबह करना, पर अभी 1 मिनट बैठ और मेरी बात सुन, फिर याद करता है। सहमति में सिर हिलाता शोहाब उसके सामने बैठ गया। बाप, हैदर व्यग्र भाव से बोला, तेरे को मालूम मैं तुम्हारी तरफ। तू तू साला भाई का आदमी था। भाई का हुक्का भरा, हुक्म बजाया, भाई के हुक्म पर जेल गया। सोहल को पैगाम भिजवाया कि अगर वो मेरे को जेल से आज़ाद कराता तो मैं उसे भाई का मौजूदा पता बता सकता था। पूना का पता बताया, जहाँ की भाई तो था नहीं। सोहल के कत्ल का इंतजाम बराबर था। वो बीती बात है। तेरे को मालूम है वो सब क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि भाई का हुक्म था और मैं भाई की हुक्म बर्दारी कर रहा था। उसी वजह से तो बाद में इधर मेरी इतनी दुर्गत हुई। मेरे भाई सफदर उर्फ परदेसी को पकड़ मंगवाया। मेरी माँ, बीवी और बेटे को पकड़ मंगवाया। नीचे बेसमेंट में जो हम सबकी फजीहत हुई, उसी का तो नतीजा कि मेरे भाई की मदद से विंस्टन पॉइंट पर सोहल भाई को खल्लास कर पाया। उसी का तो नतीजा है कि मैं इस तरह से भाई के कैंप में तुम लोगों का भेदिया हूँ। ठीक है, अब बोल, कैसे आया? तेरे को ये बोलने आया कि दफेदार तेरे से मिलना मांगता है। खास मेरे से? हाँ। सोहल से नहीं, राजा साहब से नहीं, खास मेरे से। हाँ। क्यों? नहीं, रुक, पहले ये बता कि दफेदार है कहाँ? वो कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी है। क्या मतलब? उसका कोई पक्का ठिकाना नहीं है। हर बार नई जगह मिलता है। जहाँ एक बार मिलता है वहाँ दोबारा नहीं मिलता। है मुंबई में ही। जब मिलता है तो मुंबई में ही होता है। इसके बाद कहाँ जाता है नहीं मालूम। किसी ने उससे मिलना हो तो? क्या बोला बाप? तू हर वक्त दफेदार के साथ होता है? नहीं, ऐसा कैसे होगा? फर्ज कर तेरे को कोई बहुत खास, बहुत अहम बात दफेदार को बोलने का है। कोई ऐसी बात जो दफेदार की जानकारी में फौरन आने पर ही किसी काम की है, तो तू क्या करेगा? इंतजार करेगा आज कल परसों दफेदार के तेरे को बुलाने का? ऐसा तो नहीं। तो क्या करेगा? भिंडी बाजार में ट्रैवल एजेंसी में फोन लगाऊंगा और बोलूंगा मेरे को दफेदार से फौरन अर्जेंट बात करने का था। किसको बोलेगा? जो कोई भी फोन उठाएगा। कौन उठाएगा? कोई भी। वो क्या करेगा? वो मेरा नाम, फोन नंबर नोट करेगा और आगे दफेदार को खबर करेगा। दफेदार को जचेगा तो घंटी करेगा, वरना नक्की करेगा। ये तो वही सिस्टम है जो कभी इब्राहिम कालिया ने सेट करके रखा था। ट्रैवल एजेंसी भी वही है। इब्राहिम कालिया की जिंदगी में दफेदार उसी के गैंग का आदमी था। तो अब वो भाई की जगह लेने की कोशिश कर रहा है। ले चुका है। विलायती बड़ा बाप रिक्यो फिगुएरा खुद उससे हांगकांग से टेलीफोन पर बात कर चुका है और उसकी पीठ पर हाथ रख चुका है। उसने दफेदार को खुद को भाई की जगह लेने के काबिल साबित करके दिखाने के लिए 3 महीने का टेम दिया है। क्या कहने, ऐसी है। कैसे साबित करेगा? तेरे को मालूम ही है, सोहल को मार गिराएगा। अब मैं क्या बोले? लिहाजा वो बखिया से भी जबर हो गया, इकबाल सिंह से भी जबर हो गया, गजरे से भी जबर हो गया। भाई से जबर तो हुआ ही हुआ, क्योंकि भाई मर गया है, वो जिंदा है। वो ये कहानी खड़ी करने की भी कोशिश कर रहा है
कि भाई नहीं मरा है। खामखा अब जो कर रहा है वो मैं पूरा कर लेगा। हो सकता है, ताकत तो बना रहा है। उसके सिर पर भाई की जगह लेने का भूत सवार है, इसलिए कहर तो वो बहुत बरपाएगा। देखेंगे उसको और उसकी बरपाई कहर को। अभी तू बोल, तू कैसे आया? बोला तो, अभी बोला तो, दफेदार तेरे से मिलना मांगता है। ऐसा था तो खुद आता और आके मिलता, तुझे क्यों भेजा? बाप क्यों मजाक करता है? इधर क्या अपना फतीहा पढ़ाने आता? तो फिर कैसे मिलेगा? बाहर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर सांता क्रूज की तरफ जो पहला क्रॉसिंग है, उसके करीब एक काली मेटाडोर खड़ेली है। दफेदार उसमें बैठेला है। वो तेरा उधर इंतजार करता है। मेरा इंतजार करता है या अपनी मौत का इंतजार करता है? बाप, तेरे को उधर अकेला जाने का है। वो तेरे साथ किसी को आता देखेगा तो उधर नहीं ठहरेगा, फौरन चल देगा। वैन में और कौन है? कोई भी नहीं। वैन खुद चला के पहुंचा? मैं चलाया ना। मेटाडोर काफी बड़ी वैन होती है, भीतर हथियारबंद लोग छुपे होंगे। बाप, उधर कोई नहीं है। मैं क्या तेरे से झूठ बोलेगा? क्या वांदा है? हैदर ने आहत भाव से उसकी तरफ देखा। बाप, अभी मैं तेरे को ऐसा अक्खा इडियट भीड़ू दिखाई देता है, वो बोला, जो अपनी बेवा माँ का मरा मुंह देखना चाहता हो, जो अपनी बीवी को बेवा देखना चाहता हो, जो अपने बेटे को यतीम देखना चाहता हो। तो कोई वांदा नहीं। तो उधर कोई नहीं है? हाँ। वो खुद हथियारबंद होगा? नहीं है। तेरे को क्या मालूम? बाप, वो इतना जोखम उठाकर इधर तेरे से मिलने के वास्ते आया। वो तेरे को नापसंद आने वाला, तेरे को खफा करने वाला काम काहे को करेगा? वो क्यों मिलना चाहता है? बोलेगा ना? तेरे को कुछ ना बोला ना? वो तेरे पर एतबार लाता है? क्या मतलब? तू हमारे कब्जे में था। जब तू इधर से छूट कर गया तो उसने तेरे पर कोई शक न किया? बाप, शक करता तो भाई करता, पर वो तो रहा नहीं। और दफेदार की निगाह में तो मैंने शाबाशी और इनाम का काम किया था। क्यों? भाई को मेरा नाम तो दफेदार नहीं सुझाया था। फिर तो तू दफेदार का खास हुआ। अभी क्या बोलेगा बाप? अभी जब मैं उससे मेटाडोर में मिलूंगा तो तब तू कहाँ होगा? होना तो मेरे को मेटाडोर की ड्राइविंग सीट पर चाहिए। यानी कि मैं अकेला और तुम दो? बाप, वो अकेला और हम दो। उसे किधर मालूम है कि तू हमारी तरफ है? ये भी ठीक है। खड़े पैर उसे धोखा देगा? ये तो ठीक नहीं होगा। ठीक क्या, मुझे तो लगता है कि मुमकिन ही नहीं होगा। हमें दफेदार की तलाश है, क्योंकि हमें उसकी तरफ से अंदेशा है कि वो भाई की जगह लेने की कोशिश कर सकता है। अब तो तूने खुद ही साबित कर दिया है कि हमारा अंदेशा गलत नहीं है। ऐसे में हम भाई की तरह दफेदार को भी खत्म करना चाहते हैं। दफेदार हमें ढूंढे नहीं मिल रहा, लेकिन तुझे अक्सर मिलता है। तू कहता है तू हमारी तरफ है। अगर हम बोलें जाके दफेदार को गोली मार दे तो मार देगा? उसने उत्तर न दिया। जवाब दे। जवाब देने की जगह वो निगाह चुराने लगा। अबे कुछ तो बोल। बाप, वो ऐसे गोली नहीं खा जाने वाला। मैंने ये नहीं पूछा वो क्या नहीं कर जाने वाला। मैंने पूछा है कि तू क्या करेगा। वो ताकत बना रहा है। कितने सारे लोग उसके पहले ही मुरीद बन चुके हैं। ऐसे माहौल में मैंने उसे गोली मार दी तो मैं उससे कहीं बुरी मौत मरूंगा। लपेट के जवाब मत दे, हाँ ना में जवाब दे। अगर फिर मेरा कुनबा खत्म कर देने की धमकी मेरे सामने लहराओ तो मार दूंगा। शोहाब हंसा। हैदर ने सशंक भाव से उसकी तरफ देखा। सोहल का दस्तूर है, वह अपने मुजरिम को खुद सजा देता है, अपने दुश्मन को खुद मारता है। इसलिए इधर तेरे को ऐसा कोई नहीं बोलने वाला। हैदर की जान में जान आई। मैं तो खाली तेरे को परख रहा था। बाप, अभी मैं परख में पास हुआ या फेल? पास। शुक्र है परवरदिगार का। तो बाप, अब जवाब क्या है? जवाब वही है जो दफेदार चाहता है कि हो, यानी मिलता हूं मैं उससे। जगमोहन सुनामपुर स्टेशन पर उतरा। वो एक छोटा सा स्टेशन था जिससे बहुत आगे तक वो गाड़ी जाती थी। वहां उसके साथ उतरने वाले मुसाफिर आधा दर्जन से ज्यादा नहीं थे। आराम से टहलता हुआ वो सबसे आखिर में स्टेशन से बाहर निकला। अभी उसने 10 किलोमीटर और आगे जाना था और पता नहीं
आगे के सफर के लिए वहां किस प्रकार के साधन उपलब्ध थे। अब उसे लग रहा था कि इस बाबत उसे चौधरी से पूछना चाहिए था। पूछना क्या चाहिए था, चौधरी को खुद बताना चाहिए था। लेकिन वो समस्या अपने आप ही हल हो गई। स्टेशन के सामने एक खुली जीप खड़ी थी, जिसकी ड्राइविंग सीट पर स्टीयरिंग का तबला बजाती मुग्धा, दिलीप चौधरी की भतीजी, मौजूद थी। वो लपक कर जीप के करीब पहुंचा। तुम? वो बोला। यहाँ? अंकल ने भेजा। वो मुस्कुराती हुई बोली। मेरे लिए? और क्या? अंकल को क्या मालूम था कि मैं इस ट्रेन से आने वाला था? लो, राजनगर में मेरे सामने तो तुमने अंकल से कहा था कि शाम तक पहुंचोगे। शाम तक तो राजनगर से यही गाड़ी आती है। मैं बस से आ सकता था, टैक्सी से आ सकता था, उड़ के भी आ सकते थे। आए तो नहीं? हाँ, आया तो नहीं। बहरहाल अंकल की दूरंदेशी का शुक्रिया। शुक्रिया अंकल को ही बोला। बैठो। जगमोहन जीप में पैसेंजर सीट पर सवार हो गया। मुग्धा ने जीप को स्टार्ट किया। बड़ी दक्षता से यू टर्न काटा और जीप को स्टेशन के परिसर से निकाला। जीप थोड़ी देर आबादी में चली और फिर इलाके से बाहर एक संकरी सड़क पर दौड़ने लगी। राजनगर से कुछ सामान आने वाला था। एकाएक वो बोला, आ गया? हाँ, आज सुबह आया। अंकल ने खुद रिसीव किया। खोला? हाँ। सब चौकस है? हाँ। अभी अंकल डेयरी पर हैं? हाँ। और कौन है वहाँ? और उनकी बहन सरस्वती है, और सरस्वती का बेटा मेरा कजन दामोदर है। बस? हाँ। डेयरी इतने जनों से ही चलती है? अरे नहीं भाई, वहाँ काम करने वाले 10 आदमी और हैं जो करीबी गांव से आते हैं। लेकिन अंकल ने आज से 4 दिनों के लिए सबकी छुट्टी कर दी हुई है। समझदारी की। गाड़ी में अभी काफी काम बाकी है। अंकल को वर्करों की हाजिरी में उसका किया जाना मुनासिब नहीं लगा था। तभी तो बोला, समझदारी की। कुछ अरसा खामोशी रही। अंकल डेयरी के धंधे में कैसे पड़ गए? फिर जगमोहन ने पूछा। वो नहीं पड़े, वो सिर्फ धंधे को सुपरवाइज करते हैं, क्योंकि बहन विधवा हो गई। डेयरी का धंधा सरस्वती के पति ने, अंकल के जीजा ने खड़ा किया था। पीछे वही आमदनी का जरिया बाकी बचा था, इसलिए बंद तो नहीं किया जा सकता था ना। बहन संभाल लेती है? संभाल ही लेती है। फिर कैसी भी संभाल के लिए अंकल तो हैं ही। दामोदर भी तो कुछ करता होगा। करता है, लेकिन वो अभी इतना बड़ा नहीं है कि अंकल की माँ की सरपरस्ती के बिना सब संभाल ले। ऊपर से दिमाग का थोड़ा ठस है। पढ़ता लिखता नहीं? अब नहीं पढ़ता। 10वीं से उठ गया। मिस्त्रीगिरी का शौक जो लग गया था, इसलिए पढ़ाई में उसका मन ही नहीं लगता था। तुमने उसका दिमाग ठस बताया। ये बात हमारे लिए किसी पंगे की वजह तो नहीं बन जाएगी। दिमाग पढ़ाई में ठस बताया, ये नहीं कहा कि पागल है या नीम पागल है। ओह, बाकी का रास्ता खामोशी में कटा। आखिरकार वो डेयरी फार्म पर पहुंचे। डेयरी फार्म एक बहुत बड़े प्लॉट पर स्थापित था, जिसके एक बाजू मवेशियों के शेड खड़े थे, दूसरे बाजू रिहायशी इमारत थी, और दोनों के बीच में प्लॉट के पृष्ठभाग में एक शेड था, जिसमें कि डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने का काम होता था। शेड के बाजू में एक बहुत बड़ा खलियान था, जिसमें मवेशियों के लिए चारा स्टोर किया जाता था। उस डेयरी फार्म के अलावा उस इलाके में दूर दूर तक कुछ नहीं था। मुग्धा ने रिहायशी इमारत के सामने ले जाकर जीप रोकी। जीप की आवाज जीप से पहले ही वहां पहुंच गई थी, इसलिए घर वाले बरामदे में निकल आए थे। उनमें एक दिलीप चौधरी था, दूसरी उससे मिलती जुलती शक्ल सूरत वाली विशालकाय औरत थी, जिसके चेहरे पर तंदुरुस्ती की चमक थी, और तीसरा एक असाधारण रूप से लंबा चौड़ा लेकिन गठे हुए जिस्म वाला युवक था। उसके चेहरे पर माँ जैसी चमक थी। वो क्लीन शेव था और उसकी रंगत इतनी गोरी थी कि प्लास्टिक का बना लगता था। जगमोहन जीप से उतरा। माँ बेटे ने उसका अभिवादन किया। वेलकम, चौधरी बोला, और उससे बगलगीर होकर मिला। मुग्धा भी जीप के स्टीयरिंग के पीछे से निकलकर उनके करीब पहुंच गई। बैग दामोदर को दे दो, वो बोली। दामोदर ने लपक कर जगमोहन के हाथ से उसका बैग ले लिया। अब बोलो, चौधरी बोला, पहले गाड़ी देखोगे या बैंक देखोगे? ये पहले चाय पियेंगे, मुग्धा बोली, और रेस्ट करेंगे। जरूरत नहीं, जगमोहन बोला। ट्रेन का सफर बहुत आरामदेह था।
और मैं सारे रास्ते चाय ही तो पीता आया। लेकिन चाय बनने में भी तो टाइम लगेगा, तब तक गाड़ी देखते हैं। ठीक है। दोनों महिलाएं इमारत के भीतर चली गई। पुरुष खलियान में पहुंचे। वहां फाटक के बाजू में भूसे की बोरियां दीवार की तरह 9-10 फुट ऊपर तक पहुंची हुई थी। उनके आगे एक बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी थी, जो सूरज से इतनी खस्ता हाल और पुरानी जान पड़ती थी कि पता नहीं चलती भी थी या नहीं। एकदम चौकस है। चौधरी ने जैसे उसके मन की बात जान ली। निकाली कहीं से कबाड़ से ही थी, लेकिन दामोदर ने एन फिट कर दी है। वो क्या करेगा इसका? ये हमारे लिए है। अच्छा, हडसन रोड से शेख के स्टीमर तक कैसे पहुंचोगे तुम और मुक्ता? पैदल चल के? ओह, तो ये वहां पहुंचने के काम आएगी। हाँ, बाद में समुद्र में डुबो दी जाएगी। बढ़िया। चौधरी ने दामोदर को इशारा किया। उसने आगे बढ़कर पहले मोटरसाइकिल एक बाजू की और फिर कुछ बोरियों को दाएं बाएं सरकाया। पीछे से एक ट्रक जैसी बड़ी गाड़ी नमूदार हुई। बोरियां लांग कर तीनों उसके करीब पहुंचे। जगमोहन गाड़ी की परिक्रमा करने लगा। पेंट समेत सब काम मुकम्मल है। चौधरी बोला, खाली 2 काम बाकी हैं, वो भी इसके इस्तेमाल की नौबत आने से बहुत पहले मुकम्मल हो जाएंगे। कौन से 2 काम? जगमोहन बोला, एक तो इसके दोनों पहलुओं में यादव डेयरी लिखा जाना है। ऐसा पहले लिखा हुआ था, लेकिन नए पेंट के नीचे दब गया है। वो लिखा जाना जरूरी है। हाँ, भीतर मवेशी होना भी जरूरी है, वरना दामोदर के लिए प्रॉब्लम होगी। आई सी। हवाई पड़ताल में गाड़ी के पहलू नहीं दिखाई देने वाले, क्योंकि तब अंधेरा होगा, इसलिए सड़क पर से भी फासले से नहीं दिखाई देंगे। नतीजतन कहीं से भी देखे जाने पर एक निगाह में ये बैंक की बख्तरबंद गाड़ी ही जान पड़ेगी। दूसरा काम, तुम देख ही रहे हो, इसमें विंड स्क्रीन नहीं है। नई विंड स्क्रीन की ऐसी गुमनाम खरीद जरूरी है जो कि नौबत आने पर ट्रेस न की जा सके, इसलिए वो सुनामपुर से नहीं खरीदी जा सकती। दामोदर अभी थोड़ी देर में जीप लेकर विशालगढ़ जाएगा, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, और वहां से विंड स्क्रीन खरीद कर लाएगा। गुड। ये गाड़ी के आगे पहले की तरह बोरियां लगाता है। आओ, हम बाहर चलते हैं। ठीक है। दोनों खलियान से बाहर खुले में आ गए। मेरे को लगता है, जगमोहन बोला, तुम्हारी बहन और भांजे को भी सब मालूम है तो सही। चौधरी बोला, डुप्लीकेट गाड़ी की तैयारी की वजह से इनसे असल बात छुपाकर नहीं रखी जा सकती थी। माँ से भी नहीं? नहीं, बेटा बहुत आज्ञाकारी है, माँ को सब बोल देता। बहरहाल माँ को मालूम है कि हम लोग बैंक लूटने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। उसे कोई ऐतराज नहीं? अब नहीं है। वो इस जगह से आजीज आई हुई है। मेरा उसको आश्वासन है कि माल हमारे हाथ आ गया तो वो इस जगह से निजात पा जाएगी। अपने हिस्से में से उसे हिस्सा दोगे? जाहिर है कि अपने में से दूंगा। लेकिन दोगे? क्यों नहीं दूंगा? माँ जाई है। इस जगह की भी तो कीमत होगी। कोई कीमत नहीं। बेचने की कोशिश में ग्राहक नहीं मिलने वाला। कोई कीमत होगी तो मवेशियों की होगी, या उस छोटी मोटी मशीनरी की होगी जो घी, मक्खन और पनीर बनाने के काम आती है। आई सी। तभी दामोदर लौट आया। चाय बन गई होगी, चौधरी बोला। अभी चाय पीते हैं और फिर बैंक का चक्कर लगाकर आते हैं। ठीक है। शोहाब मेटाडोर वैन के करीब पहुंचा। शोहाब ने नोट किया कि वैन का पैसेंजर एरिया ड्राइविंग सीट से पूरी तरह कटा हुआ था, और पीछे स्लाइडिंग डोर्स की खिड़कियों और पिछली स्क्रीन पर ऐसी स्याह काली फिल्म चढ़ी हुई थी जिसकी वजह से भीतर से बाहर झांका जा सकता था, बाहर से भीतर नहीं झांका जा सकता था, पीछे से बाहर भी न झांका जा सके। इसके लिए दोनों तरफ और पीछे पर्दे खिंचे हुए थे। पैसेंजर एरिया से आगे ड्राइवर से संपर्क करने के लिए पार्टीशन में एक 4x4 इंच की खिड़की थी, जिसमें से झांककर उसने तस्दीक की कि आगे ड्राइविंग सीट पर या उसके बाजू की पैसेंजर सीट पर कोई नहीं था। वैन का उसकी तरफ का स्लाइडिंग डोर खुला। भीतर दफेदार मौजूद था। सलाम वालेकुम सैमी खलीफा, शोहाब तनिक व्यंगपूर्ण स्वर में बोला। वालेकुम सलाम बिरादर, दफेदार बोला। भीतर आके बैठ। शोहाब वैन में दाखिल हुआ और उसके सामने की सीट पर बैठ गया। दफेदार ने हाथ बढ़ाकर वैन का दरवाजा बंद कर दिया।
भीतर नीम अंधेरा हो गया। आमद का शुक्रिया, दफेदार बोला। शुक्रिया कबूल। अब बोल, क्या कहना चाहता है? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। तो बहुत कुछ कह, क्या बांधा है? देख, तू मेरा जात भाई है। तेरा जोड़ीदार इरफान मेरा जात भाई है। तो भाइयों में इत्तेफाक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होता तो नहीं आज की दुनिया में, लेकिन जरूरत से कौन इनकार कर सकता है? लाख रुपए की बात कही। जानता है बात करने के लिए मैंने तेरे को क्यों चुना? नहीं, क्योंकि तू पढ़ा लिखा है, दाना है, आला दिमाग है, जबकि तेरे मुकाबले में इरफान अनपढ़ है, उज्जड है, नादान है और बोले तो इसी वजह से गुमराह है। ऐसा? हाँ, वरना एक मुसलमान का और एक सिख का क्या साथ? तो ये प्रॉब्लम है तेरी, परेशानी है तेरे को इस साथ से। ज्यादा तो नहीं, लेकिन है। अब अगर तू चाहे तो ये परेशानी दूर कर सकता है। कैसे? तू जानता है कैसे। अपनी जात भाई का साथ दे। वो कैसे? अब क्या खाका खींच कर समझाऊं? जैसे तुझे आसान लगे वैसे समझा। अरे भाई, तू खुद भी तो कुछ समझ। क्या समझो? अल्लाह, सब कुछ मेरे से ही कहलवाएगा। और कौन है यहाँ? ठीक है, मैं ही कहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम लोग सोहल का साथ छोड़ो। सोहल का साथ छोड़े? हमने तो नहीं पकड़ा हुआ सोहल का साथ। अरे, जिसकी शागिर्दी में हो। हम तो किसी की शागिर्दी में नहीं है। तो होटल में क्या करते हो? मुलाजिम है, मुलाजमत करते हैं। क्या मुलाजमत करते हो? सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। क्या कहने, सोहल के दाएं बाएं वाले बने हुए हो और कहते हो होटल के सिक्योरिटी के अफसर हो। हम राजा गजेंद्र सिंह की, जो कि होटल की मौजूदा मालिक हैं, मुलाजमत में है। वो ही सोहल है, नहीं है? अरे, क्यों दाई से पेट छुपाता है? वो क्या है या नहीं है, हम क्या है या नहीं है, मुझे पता है। तू इस बात पर तबसरा करने नहीं आया है। ठीक बात है, तो असल बात बोल। शेर की मान में कदम रखने जैसा हौसला दिखाया है, तो अब इसका खुलासा भी तो कर। सांप ही कहलवा के मानेगा। साफ बात ही अच्छी बात होती है। मैं चाहता हूं तुम सोहल की लाश गिराने में मेरी मदद करो। तू चाहता है? भाई चाहता है। जहन्नुम रसीद भाई ने जहन्नुम से चिट्ठी लिखी तेरे को? तुम्हारी खामा ख्याली है ये। वो दुबई में बैठा शफा पा रहा है, बल्कि पा चुका है। क्यों, मलेरिया हो गया था? उस अल्लाह मारे सोहल ने जो गोली चलाई थी वो उसके कंधे पर लगी थी, और सोहल ने समझ लिया कि माथे में लगी। हाँ, लिहाजा सोहल माथे में और कंधे में फर्क नहीं पहचानता। तू वो बात छोड़। अभी तेरे को खुदा भी आकर यकीन दिलाएगा कि भाई जिंदा है, तो तू नहीं मानेगा। तू तभी मानेगा जब भाई तेरे सामने आ खड़ा होगा। होगा ऐसा? एक दिन तो होगा ही। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। अरे मियाँ, तू मतलब की बात से कहाँ भटक जाता है? मतलब की बात ये कि मैं सोहल की लाश गिराने में तेरी मदद करूं। हाँ, बदले में मुझे क्या मिलेगा? हाँ, अब बोला सुर में। जो तू मांगे। इरफान को जो वो मांगे। तुम दोनों में भाई की नवाजिशों का शिराजा बांटने ही तो मैं यहाँ आया हूँ। शोहाब ने हाथ बढ़ाकर उसका गिरहेबान थामा और उसे जोर से उमीठा। अरे अरे, वो तड़फड़ाया। ये क्या करता है? तू गद्दारी सिखाने आया है। जात भाई बन के हमें दोजक का रास्ता दिखाने आया है। हमारे मुंह पर 100 जन्मों में न धुल पाने वाली कालक पोतने आया है। तू हमें जमीर फरोश बनाने आया है। तू हमारी गैरत की बोली लगाने आया है। अरे नामकूल, नावकार, ना हंजार, नाजिस, ना खलफ मरदूद, तूफ है तेरी जात पर। गिरहेबान छोड़। तेरी सांस निचोड़ लूं, फिर छोड़ता हूँ। छोड़, वरना। वरना क्या कमीने? वरना क्या? यही मरा पड़ा होगा। अच्छा। दफेदार ने गन निकालकर उसकी पसलियों से सटाई। ओहो, शोहाब अपनी पकड़ ढीली करता बोला। यानी कि हैदर का ख्याल गलत था, या वो झूठ बोलता था? हाथ हटा। शोहाब ने हाथ खींच लिया। बहुत गालियां दी तूने मेरे को। अब तू जिंदा वापस नहीं जा सकता। बिच्छू अपनी फितरत कहीं छोड़ता है, आखिर उसे टसेगा, लेकिन तू भी नहीं जा सकता। क्या? जिंदा वापस? बड़ा बोल रहा है। बोलने से क्या होता है? खिड़की पर से पर्दा हटा और होटल की तरफ देख। क्या देखूं? छत पर मुंडेर के करीब कोई खड़ा दिखाई दे रहा है।
खड़ा है तो सही कोई। इरफान है, रॉकेट लॉन्चर से लेस, जिसका निशाना तेरी इस मेटाडोर वैन पर सेट है। मैं उसे वैन से निकलता न दिखाई दिया तो हैदर आकर तेरी और तेरी वैन की राख ही बटोरेगा। अब हिम्मत है तो चला गोली। दफेदार के चेहरे ने कई रंग बदले। फैसला करने में कितनी देर लगाएगा? उसने उत्तर न दिया। ठीक है, आराम से बैठ के सोच, मैं चलता हूँ। नहीं, तत्काल वो बोला, तू ऐसे नहीं जा सकता। तो कैसे जा सकता हूँ? पहले मुझे रॉकेट के रेंज से बाहर निकलने दे। कबूल। गन फेंक। क्या? तू रॉकेट के रेंज से बाहर निकल गया तो फिर शेर हो जाएगा, और फिर क्या मुझे शूट किए बिना मानेगा? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मैं जानवरों की बात पर विश्वास नहीं करता। देख, तू मुझे हड़का रहा है। गन बाहर सड़क पर फेंक। वो हिचकिचाया। सुना नहीं? मैगजीन निकाल के फेंकता हूँ। गन और होगी। तलाशी ले ले। पहले मैगजीन फेंक। दफेदार ने गन से मैगजीन निकालकर उसे यूं वैन से बाहर फेंका जैसे वैसा करते उसका कलेजा फट रहा हो। फिर शोहाब ने सच में ही उसकी तलाशी ली, उसकी और वैन की भी, और कोई हथियार कहीं से बरामद न हुआ। ठीक है, वो बोला। फिर वो और दफेदार आगे जाकर वैन की ड्राइविंग और पैसेंजर सीट पर बैठ गए। इग्निशन की चाबी इग्निशन में ही लटक रही थी, जिसके जरिए दफेदार ने इंजन स्टार्ट किया। हैदर को छोड़ के जा रहा है? शोहाब बोला। चुपचाप बैठ। वो हमारे कब्जे में रहा तो? कुछ नहीं होगा। वो कुछ नहीं जानता। मेरी बाबत कुछ जानने के लिए उस पर कोई जुल्म ढाओगे तो अपना वक्त ही जाया करोगे। भाई का नाम नहीं लिया? भाई दुबई में है। हा हा हा। अब जरा खामोश बैठ बिरादर। शोहाब फिर न बोला। विमल ने संजीदगी से शोहाब की बात सुनी। कमाल है। शोहाब चुप हुआ तो वो बोला, यहां तक चला आया। जिस शख्स को हम ढूंढ रहे हैं वो खुद यहां पहुंच गया, वो भी अकेला। इरफान बोला। हैदर साथ था। शोहाब बोला। लेकिन उसका रोल तो बिचौलिए का था। उसने खाली उसका पैगाम मेरे तक पहुंचाना था। उसे जाने क्यों दिया? हम नहीं रोक सकते थे। हैदर को उसने हर डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार करके भेजा था। उसको थामने की तैयारी में टाइम लगता। जो हम लगाते तो वो खिसक जाता। आई सी। मुझे अंदेशा था कि मेरे उसकी बात न मानने की सूरत में वो मेरे खिलाफ कदम उठा सकता था। बस उस कदम के तोड़ की तैयारी करने को इरफान को बोलकर मैं चला गया था। वो तैयारी ही काम आई, वरना उसने तो मुझे शूट कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी आज की हरकत से, विमल बोला, एक फायदा तो हमें फिर भी पहुंचा है। क्या? ये कि उसकी नई स्ट्रेटजी हमारी समझ में आ गई है। हाँ मियाँ, तुम नहीं पटे तो क्या है, यहाँ इतने लोग हैं। वह अपनी कोशिश जारी रखेगा तो कोई तो पटेगा। सब नहीं जानते कि राजा साहब और सोहल एक ही शख्सियत है, फिर भी बहुतेरे जानते हैं। उसका काम न जानने से भी बनता है। इरफान बोला। कैसे? बाप, वो जानता है कि तू ही राजा साहब है। यहाँ और किसी का जानना उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखता। वो अपने आप को राजा साहब को ढेर करने का तमन्नाई बताएगा। वो अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा तो सोहल तो अपने आप ही ढेर हो जाएगा। बहुत पते की बात कही इरफान। इसका मतलब है यहाँ के स्टाफ की नए सिरे से स्क्रीनिंग की जरूरत है। मैं? शोहाब बोला। इस बाबत सिक्योरिटी चीफ तिलक मारवाड़ी से और जनरल मैनेजर कपिल उदैनिया दोनों से बात करूंगा। गुड। तो वो कहता है भाई जिंदा है? हाँ, वो भाई के कत्ल की खबर आम न हुई होने को कैश कर रहा है। लोगों के जहन में डंडे से ठोक रहा है। इरफान बोला। और फिर बार बार बोला झूठ तो वैसे ही सच हो जाता है। इस मामले में उसने दिमाग से काम लिया है। विमल बोला। ये तो मुझे बराबर मालूम था कि भाई की मौत की खबर आम होने देना वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन वो भाई के नाम का परचम बुलंद रखने की कोशिश करेगा, ये मैंने नहीं सोचा था। भाई के नाम का अंडरवर्ल्ड में रौब था, और वो रौब सालों की कहर बरपाई के बाद बना था। दफेदार जानता है, समझता है कि जैसा रौब भाई का बना हुआ है वैसा उसका बनते एक लंबा अरसा गुजर जाएगा। इस वजह से वो इस प्रचार पर जोर लगा रहा है कि भाई जिंदा है। जिन लोगों ने भाई की लाश देखी थी वो उनके अपने थे, जो जुबान नहीं खोलने वाले।
परदेसी को इस बात की खबर थी, लेकिन वो गायब है और दफेदार के दावे को झुटलाने के लिए सामने नहीं आने वाला। बाकी भाई के कत्ल की बात कहने वाला मैं ही तो बचा। मेरे को वो मजे से झुटला लेगा। झुटला ही रहा है, शोहाब बोला। ये भी उसकी चालाकी है कि वो यह नहीं कहता कि सोहल भाई के खुफिया ठिकाने का पता पा ही नहीं सकता था। उसने भाई पर कातिलाना हमला किया ही नहीं था। उसकी चलाई गोली भाई को लगी ही नहीं थी, बल्कि कहता है कि गोली कंधे में गर्दन के पास कहीं लगी और अंधेरे की वजह से सोहल को इस बात की खबर न लगी। ये उसने भाई की लीजेंड को भी जिंदा रखा और आजकल भाई के तस्वीर से बाहर होने की एक वजह भी पुख्ता कर दी, ये कि भाई दुबई में बैठा शफा पा रहा था। एन यही बोला वो, बल्कि बोला कि शफा पा चुका था। बहरहाल अब उसकी स्ट्रेटजी हमारी जानकारी में है और हम खबरदार हैं। हैदर के बारे में क्या कहते हो? क्या कहूँ? वो डबल गेम खेलता हो सकता है। मुझे उम्मीद नहीं, किसी दबाव के तहत। आखिर हमने भी तो दबाव बेजा दबाव बनाया था। डबल गेम खेलेगा तो क्या करेगा? जैसे यहाँ आया और मेरे तक पहुंच गया, वैसे आपके सिर पर आन खड़ा होगा। वो तो खैर नहीं हो सकता। तो और क्या डबल गेम खेलेगा? मैं देखूंगा, इरफान निर्णायक भाव से बोला। मैं उसके किरदार को जहन में रखूंगा और आइंदा उससे मैं वास्ता रखूंगा। बढ़िया। गुरुवार 24 दिसंबर, मुंबई सुनामपुर जलपरी। होटल सी व्यू के सिक्योरिटी चीफ तिलक मारवाड़े का आवास हेनस रोड पर था, जहां से कि वो 8 बजे के करीब अपनी एस्टीम को ड्राइव करता रवाना होता था और कहीं ट्रैफिक जाम न मिले तो कोई 1 घंटे की ड्राइव करके तुलसी पाइप रोड, माहिम काजवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से होता होटल सी व्यू पहुंचता था। उस रोज 24 तारीख थी और होटल सी व्यू के हर रेस्टोरेंट में क्रिसमस ईव का जश्न देर रात तक चलना अपेक्षित था। इसलिए वो बीवी को बोल कर आया था कि हो सकता था कि वो रात को घर न लौट पाता, जो कि उसकी बीवी और 2 बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं थी। दादर स्टेशन से थोड़े पहले एक चौराहे की बत्ती तब लाल हो गई, जबकि बेस्ट की एक बस ने चौराहा पार करने की जगह एकाएक ब्रेक लगा दी। उसने बस के पीछे कार रोक दी। रियर व्यू मिरर में उसने अपने पीछे एक काली मेटाडोर वैन को रुकते देखा। स्टीयरिंग थपथपाता वो बत्ती हरी होने की प्रतीक्षा करने लगा। अखबार वाला एक छोकरा उसकी विंडो के करीब पहुंचा और उसके सामने अखबार हिलाने लगा। बंद खिड़की में से उसने इशारे से कहा कि उसको अखबार नहीं मांगता था। छोकरा हटने लगा तो 2 अखबार उसकी बाह के घेरे से फिसलकर नीचे जा गिरे। वो झुककर उन्हें उठाने लगा तो एक खुल गया और उसके हाथ के धक्के से ही उसके वर्के और परे सरक गए। फिर आजू बाजू खड़ी कारों वाले लोगों ने सहज भाव से उसे अखबार बटोरते तो देखा, लेकिन ये न देखा कि उसने मारवाड़े की स्टीम के पिछले पहिए का वॉल्व ढीला कर दिया था। बत्ती हरी हुई। मारवाड़े ने कार आगे बढ़ाई और बस के बाजू से निकालकर उसे रफ्तार दी। 3 किलोमीटर आगे आने तक उसे एहसास होने लगा कि कार ठीक नहीं चल रही थी और 2 किलोमीटर बाद उसको कार रोककर उसके पहिए चेक करने की जरूरत महसूस होने लगी। उसने कार को फुटपाथ से लगाकर रोका और बाहर निकला। सबसे पहले उसने ड्राइविंग सीट के नीचे वाले पहिए पर ही निगाह डाली। उस पहिए को चौकस पाकर वो उसी साइड के पिछले पहिए पर पहुंचा। वो पहिया उसे आधा बैठा मिला। तभी काली मेटाडोर वैन एन उसके पहलू में यूं आकर रुकी कि सड़क की तरफ से उसकी कार उसकी ओट में आ गई। वैन का पिछला दरवाजा खुला और 4 हाथों ने मारवाड़े को वैन में घसीट लिया। दरवाजा तत्काल बंद हुआ। बंद होते दरवाजे के साथ ही आगे का पैसेंजर साइड का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर निकला। उसने अपने पीछे दरवाजे को धक्का दिया तो वैन ये जा वो जा। वो आदमी एस्टीम में सवार हुआ। उसने उसका इंजन ऑन किया और उसे चलाता करीबी पैराडाइज सिनेमा की तरफ ले गया, जहां की वो कार का बैठा हुआ पहिया तब्दील कर सकता था और फिर कार को कहीं भी ले जा सकता था। ये क्या बेहूदगी है? वैन में मारवाड़े गुस्से में अपने सामने बैठे 2 आदमियों से संबोधित हुआ। अभी मालूम पड़ेगा ना बाप, एक जना बोला। उसका नाम बापू बजरंगी था और बहुत सोच विचार के बाद दफेदार ने उसे अपने खास लेफ्टिनेंट के तौर पर चुना था।
उसके जोड़ीदार का नाम बोगस था और जो आगे गाड़ी चला रहा था उसका नाम टाकी था। पिछले रोज जुहू में उसके साथ जो पीती थी उसकी वजह से दफेदार हिला हुआ था और बेवजह, या शायद इस वजह से कि अपनी किरकिरी का ठीकरा उसने किसी के सिर तो फोड़ना ही था, हैदर पर शक कर रहा था कि उसने शोहाब से मुलाकात के दौरान हालात को ठीक से हैंडल नहीं किया था। अगवा की सजा जानते हो? मारवाड़ी गजा 10 साल को नपोगे। वांदा नहीं बाप, पर तो चुप बैठ। तुम लोग क्या चाहते हो? अभी दूसरा भीड़ू बोलेगा ना? दूसरा भीड़ू कौन? जो बोलेगा। अरे कौन दूसरा भीड़ू है? कौन वो? मालूम पड़ेगा ना। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मालूम पड़ेगा ना। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। और मारवाड़ी ने जेब से अपना मोबाइल निकाला। अरे क्या गजब करता है बाप। गजब ही होगा, देखना। बापू बजरंगी ने बोगस को खामोश इशारा किया। बोगस ने गन निकालकर मारवाड़ी की तरफ तान दी। मारवाड़ी के कस बल निकल गए। बापू बजरंगी ने बड़े आराम से मोबाइल उसकी उंगलियों से निकाल लिया। फिर वैन में खामोशी छा गई। वैन चलती रही, फासला कटता रहा, वक्त गुजरता रहा। अरे कहाँ जा रहे हैं हम? मारवाड़ी व्याकुल भाव से बोला। बस पहुंच गए बाप। वैन की रफ्तार घटी, फिर वो गति शून्य हुई। एक शटर के उठने की आवाज आई। वैन लो गियर में थोड़ा आगे बढ़ी, फिर रुकी। इस बार उसका इंजन बंद हो गया। शटर के नीचे गिरने की आवाज हुई। बोगस ने वैन का दरवाजा खोला और बाहर निकला। बजरंगी ने पहले मारवाड़ी को बाहर निकलने का इशारा किया और फिर खुद उसके पीछे बाहर निकला। मारवाड़ी ने अपने आप को एक बंद गैरेज में पाया। गैरेज के पिछवाड़े में एक दरवाजा था जिसे बोगस ने आगे बढ़कर खोला। तीनों ने आगे पीछे वो दरवाजा पार किया तो मारवाड़ी को एहसास हुआ कि आगे एक बहुत बड़ा गोदाम था जिसके दरवाजे के एक बाजू के खाली हिस्से में एक मेज और उसके गिर्द 4 कुर्सियां पड़ी थी। एक कुर्सी पर दफेदार पसरा बैठा था। बजरंगी ने मारवाड़ी की बाह पकड़कर उसे दफेदार के सामने की एक कुर्सी पर बिठाया और फिर वो और उसका जोड़ीदार मेज से बहुत परे हटकर खड़े हो गए। खुशामदीद। दफेदार जबरन मुस्कुराता बोला। मेरे को पहचानता है बिरादर? नहीं, मारवाड़ी फुनफुनाया। मैं दफेदार, इनायत दफेदार। नाम सुना है। मैं भाई का खास। मेरे को अगवा करके यहाँ लाने का क्या मतलब है? तो मेरे से बात करने का था बिरादर। ये कौन सा तरीका है बात करने का? मेरे को यही तरीका आता है। क्या बात करना चाहते हो? एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। क्या? बाप, तुम उधर होटल सी व्यू में सिक्योरिटी का चीफ है। सिक्योरिटी को बहुत टाइट करके रखता है। मेरे को सिक्योरिटी में थोड़ा ढील मांगता है। क्यों? है कोई वजह? ताकि उधर कोई वारदात कर सको, जैसे मई के महीने में कोशिश की थी। 17 तारीख थी शायद। 17 ही थी। तो फिर वो तुम्हारा ही कारनामा था? कौन सा? तुम्हारा एक आदमी सूट बूट डाल के औकात बना के होटल में पहुंचा था और रिसेप्शन पर आरडीएक्स से भरे 2 सूटकेस सरकाकर खिसक चला था, जबकि मेरे जूनियर पवन डांगले ने उसे थाम लिया था। सूटकेस में से 14 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ था, जो फटता तो होटल में बहुत तबाही मचाता। पूछताछ पर उस आदमी ने अपना नाम बिलाल बताया था और जब पूछा गया था कि वो काम किसने उसके सुपुर्द किया था तो उसने इनायत दफेदार का नाम लिया था। इसलिए मैं नाम से वाकिफ हूँ। तो तुम हो वो इनायत दफेदार जो सी व्यू को बारूद से उड़ाने के तमन्नाई थे? अभी भी हूँ। क्यों? ताकि तुम राजा साहब को हिट कर सको। हाँ, यही मांगता है मैं। और समझते हो कि इस काम में, इस वाहियात जलील बद अखलाक काम में मैं तुम्हारी मदद करूंगा? समझता नहीं है बाप, जानता है। गलत जानते हो। मैं गद्दार नहीं हूँ, दगाबाज नहीं हूँ, बेगैरत नहीं हूँ, जमीर फरोश नहीं हूँ। मैं जिस थाली में खाता हूँ उसमें छेद नहीं करता। जान पर आ पड़े तो सब करना पड़ता है बाप। तुम मेरे से जोर जबरदस्ती करोगे? मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे से कुछ करा पाओगे? मुनस्सर है। किस बात पर? ये जो बड़े बड़े लफ्ज अभी तुम बोला, गद्दार, दगाबाज, बेगैरत, जमीर फरोश करके जो बोला, वो सब सच में तुम पर लागू है या नहीं, इस बात पर? क्या? क्या मतलब?
नौकरी पेशा लोग ड्रामा बहुत करते हैं। कादर खान का माफिक फिल्मी डायलॉग बहुत बोलते हैं, पर जो बोलते हैं वो होते नहीं। गलत ख्याल है तुम्हारा। पण तुम मूर्ख हो जो समझते हो कि जोर जबरदस्ती से मेरे से कोई काम करवा सकते हो। तुम होटल की सिक्योरिटी में ढील चाहते हो। ऐसा तुम मुझे यहाँ गिरफ्तार रख के नहीं करवा सकते। इसके लिए तुम्हें मेरे को छोड़ना पड़ेगा। मैं एक बार होटल पहुंच जाऊंगा तो तुम्हारा मेरे पर क्या जोर रह जाएगा। जोर मैं बना सकता हूँ। फैमिली वाला भीड़ू पर जोर बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होता। पर मैं प्यार से राजी में अपना काम होना मांगता है। अच्छा, वो कैसे होगा? हाँ, मेरा काम करो बाप और अपना कीमत बोलो। तुम सच में मूर्ख हो। काहे? तुम समझते हो मेरे करने से तुम्हारा काम हो जाएगा? नहीं होगा। अरे, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिक्योरिटी चीफ हूँ। असल सिक्योरिटी वाले तो इरफान और शोहाब हैं, जो घाक की तरह हर बात पर निगाह रखते हैं। दोनों हमेशा होटल में नहीं मौजूद हो सकते। एक हमेशा होता है। नहीं, नहीं होता। अभी सोमवार को चैम्बूर में तुका के घर पर दोनों थे। ऐसा बहुत कम बार होता है और बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, लेकिन होता है। अब मैं क्या बोलूं? कुछ क्षण खामोशी रही। वो 5 स्टार डीलक्स होटल है। फिर दफेदार बोला, हाँ, नए निजाम में कैसे मेहमान वहां आते हैं? तकरीबन विदेशी बिजनेसमैन, टूरिस्ट जिनकी ग्रुप बुकिंग होती है। और इधर के लोग फैमिली मैन या ग्रुप बुकिंग वाले टूरिस्ट। इक्का दुक्का शख्स कोई नहीं ठहरता। ठहरता है, लेकिन उसकी पूरी पड़ताल की जाती है। पड़ताल तसल्ली बख्श न निकले तो उसको बोला जाता है होटल बुक है, कमरा खाली नहीं है। सिक्योरिटी वालों को क्या मालूम कि किसी मेहमान के सामान में क्या है। क्या सूटकेस खोल के दिखाने को बोला जाता है, जैसे कि बिलाल को बोला? ऐसा नहीं होता। बिलाल को इसलिए बोला क्योंकि वो सूटकेस लॉबी में छोड़कर खिसका जा रहा था। रिसेप्शन पर पहुंचकर किसी रिसेप्शन क्लर्क से रूम बुकिंग की कोई बात तो उसने की ही नहीं थी। उसने तो मनी चेंजर के बारे में दरियाफ्त किया, उससे $1000 के रुपए लिए और बार में घुस गया, जहां से वो अपना ऑर्डर अनछुआ छोड़ के खिसक रहा था, जबकि पवन डांगले ने उसे थामा था। ठीक, मेरे को कबूल की बिलाल की अकल में लोचा। पर मेरा सवाल मेहमान लोगों के सामान की बाबत था। जेन्युइन मेहमान। मौजूदा विजिलेंस के दौर में मेहमान जेन्युइन ही होते हैं। अपना सामान खुद हैंडल नहीं करते। उनका सामान बेल बॉयज उनके रूम में पहुंचाते हैं। और नए इंतजाम के तहत सामान ढोने वाली लिफ्टें अलग हैं। यूं जब तक सामान मेहमान के रूम में पहुंचता है, एक्सरे मशीन से उसकी एयरपोर्ट जैसी फुल स्क्रीनिंग हो चुकी होती है। कुछ सामान फिर भी मेहमान के साथ उसके हाथ में हो तो हैंड बैगेज यही बोलते होंगे। उसकी बाबत भी चैम्बर मेट्स को, रूम सर्विस के वेटरों को हिदायत है कि वो पहला मौका हाथ आते ही उसे टटोलें। और होटल चलाने के लिए जो माल आता है, जैसे तौलिए, चादरें, उनकी धुलाई, दारू, सब्जियां, मटन, चिकन, फिश वगैरह, लॉन्ड्री होटल की अपनी है और कोई सप्लायर अपना माल लेकर होटल के भीतर नहीं जाता। सबको हिदायत है कि उन्होंने जो डिलीवर करना है पिछवाड़े के कंपाउंड में करें। बेसमेंट में पार्किंग है। होटल के अपने वाहनों के लिए है या उन मेहमानों के लिए है जो होटल के जाने पहचाने होते हैं और जिनके वाहन होटल के जाने पहचाने होते हैं। और उन वाहनों को भी लॉबी से बेसमेंट तक होटल का स्टाफ हैंडल करता है। मतलब लॉबी में वॉलेट पार्किंग का इंतजाम है। मेहमान गाड़ी फ्रंट डोर पर छोड़ देता है। आगे उसे बेसमेंट की पार्किंग में होटल का ड्राइवर पहुंचाता है। किसी को उस ड्राइवर को गाड़ी सौंपना मंजूर न हो तो उसको बोला जाता है कि बेसमेंट की पार्किंग फुल है। फिर वो क्या करता है? जो उसकी जी में आए। होटल के सामने की पार्किंग में जगह ढूंढे या बाहर सड़क पर ले जाकर गाड़ी खड़ी करे। होटल की सिक्योरिटी का बड़ा दिल तोड़ खाका खींचा बाप। मारवाड़ी खामोश रहा। ऐसे कैसे बीतेगी? तुम क्या चाहते हो? मारवाड़ी बोला। वो मैं अभी बोला तो। मैं होटल की सिक्योरिटी में थोड़ा ढील मांगता है ताकि तुम वहां कोई वारदात कर सको, साला किस्सा ही खत्म कर सकूं। कहना आसान है, बरोबर बोला बाप, पर मैं करने को भी आसान बनाने का है।
कोई तो तरीका होगा। ढूंढो। ढूंढा तो बरोबर ढूंढा, मेरे सामने बैठेला है। नॉनसेंस, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? करना तो दूर, मैं करने का ख्याल नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेट भीड़ू है, मालिक का वफादार है, सबको ऐसा ही होना चाहिए। पर होता किधर है? ये साला इंडिया, इधर साला सब बिकाऊ, खाली कीमत पर बहस। इसी वास्ते बोला, अपना कीमत बोलो। तुम पागल हो? बाप खाली मांगता नहीं है, फिर याद करता है। हमेरा काम करो और अपना कीमत बोलो। मैं बिकाऊ नहीं। फेंको मत बाप, मगज से काम लो। उसी से काम लिया है। तुम्हेरे को बीवी का ख्याल नहीं, चिल्लर का ख्याल नहीं। उनके पास भी फटकने की तुम्हारी मजाल नहीं हो सकती। काहे? अभी तुम्हारे पास फटका कि नहीं? मारवाड़ी से जवाब देते नहीं बना। अभी तुम पवन डांगले करके एक नाम लिया था। क्या बोला था तुम? कौन था वो? मेरा जूनियर है, सेकंड इन कमांड है। मैं चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है, वो डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है। फिर तो एन तुम्हारा माफिक जिम्मेदार आदमी हुआ। हाँ, मेरी गैर हाजिरी में सब वो ही संभालता है। पवन डांगले। हाँ, क्यों पूछ रहे हो? कोई खास वजह नहीं। तो ये तुम्हारा आखिरी फैसला है कि तुम हमारा मदद नहीं करेंगा? भाई, करने वाला काम किया जाता है। हाँ या ना में जवाब दो। नहीं। ठीक है फिर। तो मैं जाऊं? नहीं नहीं, ऐसा कैसे होएगा बाप, अभी तो तुम इधर ही टिकेंगा। इरफान विमल के पास पहुंचा। आज मारवाड़ी साहब नहीं आया, वो बोला। तो क्या हुआ? विमल सहज भाव से बोला। कोई काम पड़ गया होगा, खबर भी ना किया। अरे मियाँ, तो क्या हुआ? घर से हमेशा की तरह हमेशा वाले टेम पर रवाना हुआ, इधर नहीं पहुंचा। विमल तत्काल सीधा होकर बैठा। कहाँ गया? उसके मुंह से निकला। क्या बोलेगा? कार समेत गायब है। कहीं कोई एक्सीडेंट? अक्खे रूट पर मालूम किया, कोई एक्सीडेंट नहीं। पता कैसे चला? 2 बजने को है। पवन डांगले ने फिक्रमंद होकर उसके घर पर फोन लगाया। मालूम पड़ा सुबह 8 बजे निकला, पर इधर नहीं पहुंचा। उसके मोबाइल पर फोन लगाओ तो बजता है, पर जवाब नहीं मिलता। क्या मतलब हुआ इसका? मेरे भेजे में तो एक ही घंटी बजती है। क्या? दफेदार, उसने हमारे सिक्योरिटी चीफ पर हाथ डाला? बोले तो हाँ। किस लिए? क्या पता उसके कूड़ मगज में अब क्या आया है। पता तो लगेगा, हरकत का कोई नतीजा तो सामने आएगा। वो तो है। उसके घर आखिरी बार कब फोन किया था? मैंने 11 बजे। डांगले का पता नहीं। अभी फोन कर। किस वास्ते? मारवाड़े की बाबत पूछने के वास्ते। उसके बीवी बच्चों की सलामती की बाबत दरियाफ्त करने के वास्ते। ओह बाप, तेरा मतलब है दफेदार उन पर भी हाथ डाल सकता है? मैं तेरा ही जवाब तेरे को देता हूँ। क्या पता उस कूड़ मगज के मन में क्या है। ठीक, वाहे गुरु की मेहर से अगर वो लोग सलामत हों तो उन्हें बोलना कि वो घर को लॉक करें और टैक्सी करके फौरन यहाँ के लिए रवाना हो। मैं खुद चाहता हूँ। कोई फायदा नहीं होगा, 1 घंटे में पहुंचेगा। उतने में कुछ का कुछ हो सकता है। अभी वो लोग सलामत हैं तो उनका वहां से कूच कर लेना ही मुनासिब कदम है। इरफान ने फोन लगाया। विमल को उसकी सूरत से ही एहसास हो गया कि वो मारवाड़े की बीवी से बात कर रहा था। इरफान ने विमल की हिदायत फोन पर दोहराई और लाइन काट दी। दफेदार की तलाश तेज कर, विमल बोला। उसको काबू करने की कोई जुगत कर, वरना मेरा दिल गवाही दे रहा है कि ये आदमी हमें बहुत नुकसान पहुंचाएगा। उसने मारवाड़े पर ही क्यों हाथ डाला? एक तो इसलिए कि वो इजी टारगेट था। कोई गार्ड, कोई गनमैन तो साथ होता नहीं उसके। दूसरी वजह इस बात में छुपी हो सकती है कि मारवाड़े होटल का सिक्योरिटी चीफ है। मतलब मारवाड़े को काबू में करके वो यहाँ की सिक्योरिटी को भेजने की कोई जुगत सोच रहा होगा। मुंह की खाएगा। मारवाड़ी अखलाक वाला आदमी है, अपने ईमान से नहीं टिक सकता। इरफान, अभी ये महज हमारा अंदाजा है कि उसके गायब होने के पीछे दफेदार का हाथ है। हो सकता है बात कुछ और ही हो। और क्या? शाम तक इंतजार कर। शाम तक उसकी कोई खबर ना आई तो पड़ताल करेंगे। शायद बीवी को कुछ मालूम हो, वो तब होटल में ही होगी, उससे भी बात करेंगे। ठीक। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ,
मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।